हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स एज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफडीआई के नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे अप्रूवल प्रोसेस की। जो एफडीआई इंडिया के अंदर अप्रूवल रूट के अंदर आती है, उसका अप्रूवल कैसे होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DPIIT, उसने नवंबर 2020 को एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया था, SOP। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन कर दी गई हैं। जो भी प्रोसेसिंग होगी एप्लीकेशन या प्रपोजल की, उसकी फाइलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। तो इसमें ऑनलाइन आपको फाइल कहाँ करना है, उसको फाइल करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल में, जिसका ये लिंक दिया हुआ है FIFP.gov.in। उसके अंदर आपको इसको फाइल करना है। तो फाइलिंग कैसे होगी? फाइलिंग होगी अगर सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रपोजल इंक्लूडिंग जो भी उसके अटैचमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर डिजिटली साइन हैं तो उसको डायरेक्ट उसमें अपलोड कर देना है और कोई भी फिज़िकल डॉक्यूमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन नहीं हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जो फिज़िकल कॉपी है, वन फिज़िकल कॉपी जो है वो आपको फिज़िकली सबमिट करनी होगी, वो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के पास, जो भी इस प्रपोजल को प्रोसेस करेगी। तो इसका प्रोसेस क्या होगा कि पहले तो हम फाइलिंग जो है वो इस पोर्टल पे करेंगे। उसके बाद पोर्टल पे फाइल करते ही ये पहले जो एप्लीकेशन या प्रपोजल है वो DPIIT के पास जाएगा, और DPIIT क्या है, उसको प्रपोजल को चेक करेगी और ये डिटरमाइन करेगी कि ये किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। फिर उसको ही ये ट्रांसफ़र करेगी। तो वो जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसको हम यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो भी हम फाइलिंग करेंगे तो उसमें ऑनलाइन फाइलिंग किसके पास जाएगी? पहले DPIIT के पास जाएगी। ठीक है। अगर हमने डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे तो उस केस में हमको एक फ़िज़िकल कॉपी उसकी सबमिट करनी होगी। वो भी कब? पहले तो एप्लीकेशन DPIIT के पास जाएगा, DPIIT उसको चेक करेगी और इन्फॉर्म करेगी कि आप एक फ़िज़िकल साइंड कॉपी को सबमिट करें। तो उस केस में जिस दिन हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके विदिन 7 डेज़ हमें वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। किसके पास? रिस्पेक्टिव जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके पास डिपॉजिट करना, सबमिट करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास ऑप्शन है कि वो आपको एडिशनल 7 डेज़ का टाइम दे सकती है। ठीक है। तो अगर आप 7 दिन के अंदर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उससे एडिशनल 7 डेज़ और ले सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उसके बाद अगर दोनों 7 + 7 14 डेज़ के अंदर अगर हम फिज़िकल कॉपी को सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया जाएगा। यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको आगे प्रोसीड नहीं करेगी, वो वहीं पे उसे बंद कर देगी। ठीक है। आगे है टाइमलाइन। जो टाइमलाइन है इसके अंदर नए SOP के अंदर उसको फिक्स कर दिया गया कि टाइमलाइन क्या है। पहला तो टाइमलाइन है 12 वीक्स का। जो भी हम प्रपोजल ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस डेट से लेकर के विदिन 12 वीक्स उस प्रपोजल पे जो भी अब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो आना हो वो विदिन 12 वीक आना हो। वो भी कब? जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत है। कुछ सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो उस केसेस में जहाँ भी होम अफेयर्स का सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए तो उस केस में 12 वीक्स का टाइम है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने का। अदरवाइज़ अदर केसेस में ये 10 वीक्स का टाइम है। यानी यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए तो 2 वीक्स का एडिशनल टाइम लगता है। बाकी केसेस में ये प्रोसीजर जो है 10 वीक्स के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रेफरेंस डेट। जो टाइमलाइन हमको कैलकुलेट करना है उसके लिए रेफरेंस डेट क्या होगा? तो पहला रेफरेंस डेट ये होता है कि हम जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया गया उसी को रेफरेंस डेट मान लिया जाता है। किन केसेस में? 2 केसेस में। पहला, अगर हमने सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंड फाइल किए थे तो उस केस में जिस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल किया उस डेट को ही रेफरेंस डेट मान लिया जाएगा। उसी डेट से टाइम का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। दूसरा, अगर हमने फिजिकली साइन डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे लेकिन
हमने जैसे ही DPIIT की तरफ से इन्फॉर्मेशन आया तो हमने 7 दिन के अंदर, जो पहला 7 दिन हमें मिलता उसी 7 दिन के अंदर हमने फिजिकल साइंड कॉपी को सबमिट कर दिया। तो उस केसेस में भी हमको जो रेफरेंस डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट को ही माना जाएगा। तो इन 2 केसेस में जिस दिन हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल किया था उसी डेट से टाइम की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अदर केसेस में अगर हमने 7 दिन के अंदर अगर फिजिकल कॉपी सबमिट नहीं कर पाए तो उस केस में जिस दिन हमने फिजिकल कॉपी को सबमिट किया है उस डेट से फिर टाइम लिमिट का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या है? तो जैसे ही एप्लीकेशन जो है DPIIT को मिलता है तो वो डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फिजिकल कॉपी इधर से उधर नहीं घूमेगी, बल्कि इसके अंदर जो भी काम होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। तो DPIIT क्या है, एप्लीकेशन मिलने के 2 दिन के अंदर ही उसको ट्रांसफ़र करेगी। किसको किसको करेगी, अब ये बात देख लेते हैं। तो पहला है रिस्पेक्टिव कंपिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि इसका जो प्रोसेस करना है एप्लीकेशन को वो कंपिटेंट अथॉरिटी करेगी। तो DPIIT उसको उसे ट्रांसफ़र कर देगी फॉर प्रोसेसिंग। दूसरा किसको भेजेगी, रिजर्व बैंक को भेजेगी फॉर कमेंट्स के लिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी भेजेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजेगी किस केसेस में, जहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिक्वायर्ड है। सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे होम अफेयर्स को ही भेजा जाएगा। और होम अफेयर्स भी क्या है, इसमें अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस देगी एंड कमेंट्स देगी। उसके बाद इसको किसके पास भेजा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास भी भेजा जाएगा। उसमें किस किस के लिए, कमेंट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ फॉरेन रिलेशन होते हैं, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारा वो मांगा जाता है। तो इसमें अब देखिए, तो जब हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मतलब DPIIT जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर रही है तो पहला तो ये होता है कि हमको या DPIIT को क्लियर पता होता है कि इस प्रपोज़ल को किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास भेजना है, उसके पास वो भेज देती है। लेकिन कहीं पर उसे डाउट है कि कौन सी ऐसा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको डाउट हो रहा है, तो उस केस में भी DPIIT ही उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करेगी और उसके पास भेजेगी। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जैसे ही प्रपोज़ल आएगा तो उसको अपना कमेंट देने के लिए 6 वीक का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है उसके 6 वीक के अंदर उसको अपना कमेंट देना होता है। अदरवाइज़ अगर वो अनेबल है कि वो 6 वीक के अंदर अपना कमेंट नहीं दे सकती तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी और बताएगी कि उसे कितना टाइम लगेगा ये देने में, अपना कमेंट देने में। ठीक है, और जो भी कमेंट है या इन्फॉर्मेशन है वो सभी डायरेक्टली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा। यहाँ पे DPIIT को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सारे जो कमेंट्स हैं वो सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ही जाएंगे डायरेक्टली। और बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए यहाँ पे दे दिया है कि वो कमेंट अपना विद इन स्टिपुलेटेड टाइम देगी, बट यहाँ पे कोई स्टिपुलेटेड टाइम उसके लिए फिक्स नहीं किया गया। तो इट मीन्स ये मान सकते हैं कि जो भी उनका इंटरनल मैकेनिज़्म होगा उसके थ्रू वो प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर उसे कहीं पे कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को FDI पॉलिसी से रिलेटेड, कुछ भी उसे डाउट है FDI पॉलिसी से रिलेटेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो वो क्लेरिफिकेशन मांग सकती है किससे, DPIIT से। वो कोई भी क्लेरिफिकेशन FDI के रिस्पेक्ट वो मांग सकती है। और इसके लिए जो टाइम लिमिट दिया गया विद इन 2 वीक्स, तो DPIIT को 2 हफ्ते के अंदर जो भी क्लेरिफिकेशन है वो देना होगा। फर्दर यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास फुल ज्यूरिडिक्शन है। फुल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि कई सेक्टर या एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस केस में एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास फुल ज्यूरिडिक्शन नहीं होता उसमें। तो जहाँ कहीं पे भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास उस एक्टिविटी या सेक्टर से रिलेटेड फुल ज्यूरिडिक्शन है, तो वो अपने सेक्रेटरी के अप्रूवल, जो भी उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उसके अप्रूवल लेकर के किसी अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से
कंसल्टेंसी ले सकती है। अगर उसे किसी और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से कंसल्टेंसी चाहिए तो वो ले सकती है। तो उस केस में जो भी जिससे भी कंसल्टेंसी ली गई है वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो विद इन 4 वीक अपना जो भी कमेंट है वो ऑनलाइन, जो भी विद इन 4 वीक जो भी कमेंट है उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलने के 4 वीक के अंदर अपलोड करेगी। किस पे? पोर्टल पे। जो हमने पोर्टल ऊपर बताया है उस पोर्टल पे अपने कमेंट को अपलोड करेगी विद इन 4 वीक्स। उसके बाद अब आगे की चीज़ है कि जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन आते ही उसको विद इन 1 वीक सारे डॉक्यूमेंट एंड प्रपोजल को स्क्रूटनाइज करना है, विद इन 1 वीक ही कंप्लीट करना है। और उसने स्क्रूटनी कर ली और स्क्रूटनी करने के बाद अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो उस केस में वो एप्लीकेंट को ऑनलाइन मोड पे या फिर ईमेल के थ्रू उसको ये इन्फॉर्म करेगी कि हमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या क्लेरिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके जैसे ही एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो विद इन 1 वीक जो है वो सारी क्वेरीज को उसको रिजॉल्व करना होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या क्लेरिफिकेशन चाहिए विद इन 1 वीक उसे सबमिट करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। ये भी सारा काम ऑनलाइन ही होगा। फर्दर अगर 1 वीक के अंदर अगर वो नहीं कर पाता है, रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो उसको एडिशनल 7 डेज़ और मिलेंगे। वो 7 डेज़ और मिलेंगे जिसके अंदर वो क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकता है। उसके बाद भी अगर वो नहीं कर पाता तो उसको फर्दर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे फाइनल रिमाइंडर भेजेगी और 7 दिन का टाइम और देगी कि भाई जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करो। तो यहाँ पे टोटल मिल जाते हैं कितने? पहले 1 हफ्ते, उसके बाद फिर 7 दिन, उसके बाद फिर 7 दिन, तो टोटल 21 डेज़ यहाँ पे मिल जाते हैं क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और अगर इन 20 डेज़ के बाद भी अगर इस 21 डेज़ के अंदर अगर नहीं कर पाते हैं तो एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जब इसको स्क्रूटनी करेंगे तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो स्क्रूटनी करते समय सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी, जैसे कि एफडीआई पॉलिसी, प्रेस नोट, फेमा, आरबीआई नोटिफिकेशन जो भी हैं, गाइडलाइन है, सेक्टरल रिक्वायरमेंट जो भी है या सेक्टरल पॉलिसीज़ जो भी हैं, उन सभी का ध्यान रखना है और उन सभी के अंदर से सारी कमियों को निकालना है कि जो भी एप्लीकेशन या प्रपोजल आया उसमें जो भी कमी इन सभी के अकॉर्डिंग जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लेरिफिकेशन चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए वो एक बार में ही मांगना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट पहले मांगा गया, फिर कुछ दिन बाद दूसरे डॉक्यूमेंट मांगा गया, फिर उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही। ऐसा नहीं करना है। जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें एक बार में ही इन्फॉर्म करनी, ताकि जो एप्लीकेंट है सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, क्लेरिफिकेशन को कलेक्ट करके एक साथ सबमिट कर सके, जिससे कि प्रोसीजर और स्मूथली और टाइमली हो। और यहाँ पे जो एप्लीकेंट को जो भी टाइम लगता है जो क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने पे, जो हमने 21 डेज़ ऊपर डिस्कस किया, वो टाइम को जो हम यहाँ प्रोसीजर जो 12 वीक्स और 10 वीक्स की बात करें उस टाइम लिमिट से इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसमें इसको काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको प्रपोजल को जो है इन ऑल रिस्पेक्ट विद इन 8 वीक्स जिस प्रपोजल में सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, दूसरे केसेस में विद इन 6 वीक सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। जो भी प्रोसीजर ऑन सबमिशन ऑफ फिजिकल कॉपी, जो भी उसको कंसल्टेंसी लेनी है वो, या जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए DPIIT से, या जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या क्लेरिफिकेशन चाहिए एप्लीकेंट से, वो सारा कुछ काम करना है उनको। कंप्लीट कब करना है? 8 वीक्स। अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो 8 वीक्स, और अदर केसेस में 6 वीक के अंदर ये सारा प्रोसीजर उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 वीक है उसके अंदर वो प्रोसेस करेगी प्रपोजल फॉर डिसीजन। जो प्रपोजल है उसको डिसीजन के लिए प्रोसेस करेगी। डिसीजन क्या? अप्रूवल या रिजेक्शन। और जैसे ये 4 वीक्स का टाइम स्टार्ट होता है वो एप्लीकेंट को भी कन्वे करेगी कि सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और अब हम डिसीजन की तरफ जा रहे हैं।
अब अगर अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी होता है उसका इन्फॉर्मेशन, यानी कि अप्रूवल या रिजेक्शन लेटर किसको किसको भेजा जाएगा। एक तो एप्लीकेंट को दिया जाएगा, दूसरा जिस भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से कंसल्टेंसी ली गई थी उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, और तीसरा किसके पास भेजा जाएगा, DPIIT के पास भेजा जाएगा। और यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली चीज़ है कि जहाँ कहीं भी अगर FDI आ रही है जिसमें फॉरेन इक्विटी इनफ्लो 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो उस केस में जो प्रपोज़ल है उसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के सामने भी रखा जाएगा। वो उसको कंसिडर करेगी, और कंसिडर करने के बाद जो भी उसकी नोटिंग है, कमेंट है, वो उनको इन्फॉर्म करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और उसका जो भी डिसीजन है वो विद इन 1 वीक लेटर के थ्रू कन्वे किया जाएगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को DPIIT का अप्रूवल लेना पड़ता है, कंपलसरी अप्रूवल। पहला कि अगर वो प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर रही है, अगर प्रपोज़ल को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को DPIIT का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा दूसरा होता है कि जहाँ पे वो अप्रूव तो कर रही है, लेकिन अप्रूव करने के साथ साथ उस अप्रूवल में कुछ एडिशनल कंडीशंस को इम्पोज करी, वो कंडीशन जो कि ना तो FDI पॉलिसी के अंदर हैं और ना ही सेक्रेटरल लॉ और रेगुलेशंस के अंदर हैं। वो कहीं नहीं, इन में से कहीं पर भी नहीं है वो कंडीशंस हैं, बट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो अपनी तरफ से इम्पोज कर रही है एडिशनल कंडीशंस को, तो उसके लिए भी उसे DPIIT का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अप्रूवल लेना है उसके लिए जो DPIIT है उसको अलग से 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। फर्दर ये जो प्रोसीजर था ये कंप्लीट हो गया, तो टोटल ओवरऑल जो प्रोसीजर है अप्रूवल का वो 10 वीक्स का है और 12 वीक्स का है। 12 वीक्स कहाँ पर है, जहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। अदर केसेस में सिर्फ 10 वीक्स के अंदर ही पूरा प्रपोजल का जो प्रोसेस है, अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी है, उस 10 वीक और 12 वीक्स के अंदर हो जाना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं। पहली चीज़ कि क्लोज़र, अब हमने 2 जगह बात की एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाता है। एप्लीकेशन क्लोज़ कहाँ कहाँ होता है, पहला कि अगर हमने फिजिकल कॉपी विद इन 7 डेज़ या एक्सटेंडेड 7 डेज़ के अंदर हमने सबमिट नहीं किया तो एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया जाता है। दूसरा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हमसे कोई क्लेरिफिकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मांगी थी और वो हम सबमिट नहीं कर पाए, तो उस केस, इन 2 केसेस में क्या है कि एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो क्लोज़र का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्लोजर ऑफ प्रपोजल डज नॉट मीन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो जहाँ पर भी एप्लीकेशन को क्लोज किया जाता है तो वहाँ पे एप्लीकेंट के पास ऑप्शन होता है, एप्लीकेंट के पास, कि वो फ्रेश एप्लीकेशन दे सकता है। दोनों केसेस में, चाहे वो नॉन फाइलिंग ऑफ फिजिकल कॉपी के केस में क्लोज हुआ हो या नॉन रिजॉल्विंग द क्वेरीज, उस केसेस पे भी, तो दोनों केसेस पे क्या है, फ्रेश एप्लीकेशन दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है कि अगर एप्लीकेशन को क्लोज किया गया था ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट, क्लेरिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में जब हम फ्रेश एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि जो जो पहली बार एप्लीकेशन देने के बाद जो जो क्लेरिफिकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, वो दोबारा जब हम एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें उन सभी चीज़ों को, उन सभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हम इनिशियल में जो एप्लीकेशन दिए थे वो सेम एज इट इज़ वो सारे डॉक्यूमेंट हम पे फाइल कर दिए जाएँ, वैसा नहीं है। हम एडिशनल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन जो भी मांगे गए थे उसके साथ हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और समझना है कि डॉक्यूमेंट, जो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को DPIIT का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को वहाँ पे DPIIT का अप्रूवल लेना होता है, बट एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए DPIIT का अप्रूवल नहीं लेना होता। दूसरा, जहाँ पे भी अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एप्लीकेशन को क्लोज कर रही है किस वजह से, कि क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं किया गया, उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट या क्लेरिफिकेशन मांगा था एप्लीकेंट ने उसे सबमिट नहीं किया, तो उस केस में अगर एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो सेक्रेटरी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री उसे प्रोसेस कर रही है एप्लीकेशन को, उसका जो भी, उनके भी जो भी सेक्रेटरी हैं उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे क्लोज कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी हमने ऑलरेडी FDI अप्रूवल ले लिया था,
प्रीवियसली एक हमने एफडीआई इंडिया के अंदर लेकर आए थे, जो भी फॉरेन नेशनल हैं एफडीआई लेकर आया था और उसके लिए अप्रूवल लिया जा चुका है। लेकिन अब उसमें क्या है, हमको अमेंडमेंट कराना है। एप्लीकेंट क्या है, अमेंडमेंट चाहता है तो प्रीवियसली अप्रूव्ड एफडीआई पॉलिसी, एफडीआई प्रपोजल। तो उस केस में हमें फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम फिर से फाइल करें। उस केस में क्या है, सिर्फ हमको एडिशनल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अमेंडमेंट, जो भी हम अमेंडमेंट चाहते हैं उस अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, एडिशनल डॉक्यूमेंट, सिर्फ उसी को फाइल करना है हमें थ्रू पोर्टल। हमें पूरा एप्लीकेशन एज इट इज़ पूरा एप्लीकेशन फिर से फाइल नहीं करना है, सिर्फ एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। तीसरा चीज़ है कि जहाँ कहीं भी एफडीआई प्रपोजल में इन्वॉल्व क्या क्या है, मर्जर, डी मर्जर, अमलगमेशन ऑफ इंडियन कंपनी। इसमें क्या होता है, खास करके मर्जर के केस में क्या होता है कि एक कंपनी, दोनों कंपनी इंडियन कंपनीज हैं, उनका एक मर्ज हो रहा है। अब मर्ज होने के केस में क्या, जो ट्रांसफरर कंपनी है, उसमें कुछ शेयर होल्डर हैं जो कि नॉन रेसिडेंट हैं। अब नॉन रेसिडेंट होने के केस में क्या है, जब वो मर्ज होगी तो ट्रांसफरी कंपनी क्या है, उस ट्रांसफर कंपनी के नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को भी शेयर अलॉट करेगी। तो शेयर अलॉट करेगी तो वो एफडीआई के अंदर में आ जाएगा। उसी तरह से डी मर्जर हो गया, डी मर्जर के अंदर भी वही सेम चीज़ आ जाती है। तो उस केस में अब यहाँ पे प्रपोजल क्या है, मर्जर, डीमर्जर और अमलगमेशन के केस में क्या है, अप्रूवल चाहिए होता है किसका, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे है एनसीएलटी या आरबीआई। एनसीएलटी आती है नॉर्मल कंपनी के केस में और आरबीआई आ जाती है जहाँ पे दो बैंकिंग कंपनीज का मर्जर होता है, तो उसके लिए अप्रूवल आरबीआई से लेना होता है। तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है वो एनसीएलटी या आरबीआई होती है। तो हमने एफडीआई प्रपोजल फाइल तो कर दिया, लेकिन हमारे पास अप्रूवल नहीं मिला, हमको अप्रूवल नहीं मिला ना, एनसीएलटी या आरबीआई जो भी है उससे अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो उस केस में प्रपोजल अगर डिसीजन लेवल तक पहुंच गया है, एफडीआई प्रपोजल, और ये अप्रूवल हमको नहीं मिला है, तो उस केस में एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये तीसरा केस आ गया जहाँ पे एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया जाता है। तो इस केस में भी क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन को रिजेक्शन नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पे भी एप्लीकेशन जो क्लोज हुआ है उसके लिए हम एनसीएलटी या आरबीआई के अप्रूवल का वेट कर सकते हैं, और जैसे ही हमारे पास अप्रूवल आ जाता है तो हम फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट किया जा सकता है फिर से। और चौथी चीज़ ये है कि जहाँ कहीं भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब एप्लीकेशन या प्रपोजल को स्क्रूटनी कर रही है या प्रपोजल के लिए कंसिडर कर रही है, तो उस केस में वो दो चीज़ें फाउंड करती है। या तो उसको पता चलता है कि कोई फेमा या उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ है, तो वायलेशन हुआ है तो उस केस में वो डायरेक्ट कर सकती है एप्लीकेंट को कि उसका जो भी पेनल प्रोविजंस है या उसमें जो भी कंपाउंडिंग करानी है वो जाके कराए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये हो जाता है कि वो उसमें ये कंडीशन डाल सकती है कि भाई जो भी रेगुलेशन है, जो भी रूल्स, सेक्रेटरी लॉ रेगुलेशंस है उनका, या भी कोर्ट का जो भी डायरेक्शन है, उन सभी का कंप्लायंस करना होगा, वो ये इसमें कंडीशन डाल सकते हैं। तो उसके लिए डीपीआईआईटी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये कंडीशन डाल सकती है कि अगर फेमा का कोई भी वायलेशन हुआ है तो उसमें भी जो भी पेनल प्रोविजंस है या कंपाउंडिंग करानी है उसको कराना होगा, और जो भी लॉ का अदर लॉ हैं उस एक्टिविटी या सेक्टर से रिलेटेड उनका कंप्लायंस करना पड़ेगा, या जो भी कोर्ट के डायरेक्शंस हैं या एनसीएलटी या जिसका जो भी डायरेक्शन मिला है उन डायरेक्शंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। ये कंडीशन वो डाल सकती है। अब हम बात करेंगे सरेंडर ऑफ एफडीआई अप्रूवल लेटर। इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेंट है उसने पहले एक अप्रूवल लिया था एफडीआई को लेकर के, उसमें आगे चल के क्या होगा, अप्रूवल तो ले लिया गया पर एफडीआई आई नहीं, या कुछ और रीज़न हो सकता है। तो उसमें अगर हम एफडीआई अप्रूवल को हम सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर किस तरीके से कर सकते हैं। तो सरेंडर करने के लिए भी वही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और उसमें दो कंडीशन है। पहला तो ये है कि एप्लीकेंट को डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और एक्सप्लेन करना होगा कि वो सरेंडर क्यों कर रहे हैं, जो भी रीज़न है उसमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा। और जो भी सरेंडर का जो भी लेटर आता है, जो एक्सेप्ट, अगर सरेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट इशू होता है उस एक्नॉलेजमेंट को हर जगह सबमिट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ अप्रूवल लेटर को सबमिट किया गया था, उन सभी जगहों पर। उसके बाद
विदड्रॉल, इसमें क्या होता है, एप्लीकेंट ने एफडीआई प्रपोजल के लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन तो फाइल कर दिया, लेकिन वो अब उसे विड्रॉ करना चाहता है। तो विड्रॉ करने के केस में भी दो कंडीशन है। पहला तो ये है कि अप्रूवल विड्रॉल तभी हो सकता है जब वो डिसीजन के लिए पेंडिंग हो। अगर वो डिसीजन के लिए पेंडिंग नहीं, डिसीजन ले लिया गया, तब वो विड्रॉ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर डिसीजन के लिए पेंडिंग है तो ही विड्रॉल हो सकता है। तो उस केस में भी क्या है कि हमें एक ऑथराइजेशन विड्रॉल, जो विड्रॉल का लेटर है वो हमें सबमिट करना पड़ेगा विद रीज़न, सारा बताना पड़ेगा क्यों विड्रॉ किया जा रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और एक कॉपी जो है इसकी DPIIT को भी भेजा जाएगा। उसके बाद वो विड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एफडीआई प्रपोजल का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उसके अंदर कौन कौन है? तो पहला सेक्रेटरीज फ्रॉम DPIIT से है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये चाहिए दो बार आ गया, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट जो हैं, कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन सबको के सेक्रेटरीज जो हैं उस कमेटी के अंदर मेंबर हैं। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव फॉर RBI एंड नीति आयोग, ये लोग भी इसमें मेंबर्स हैं। तो आज का ये सेशन यही समाप्त होता है, फिर आगे हम और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है।